NCERT चैप्टर 15 क्लास 12वीं संविधान का निर्माण एक नए युग की शुरुआत। संविधान किन परिस्थितियों में बना और किस दौर से गुजरा, ये जान लेना बेहद आवश्यक है। संविधान किन प्रभावों में रहा और किस तरह से ये कहा जा सकता है कि संविधान की आत्मा या फिर संविधान का एक प्रतिरूप 1935 के अधिनियम में बस चुका था। उन सारी चीज़ों को समझने के लिए इस अध्याय को पढ़ना होगा। भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 को अस्तित्व में आया और यह दुनिया का सबसे लंबा और विस्तृत संविधान है। यह संविधान बेहद विविधतापूर्ण हमें नज़र आता है। भारत के संविधान को दिसंबर 1946 से नवंबर 1949 के बीच सूत्रबद्ध किया गया यानी बनाया गया। इस दौरान संविधान सभा में इस मसौदे में एक भाग पर लंबी चर्चाएं चली। यहाँ पर तस्वीर उस दौर की है जब संविधान के सदस्य संविधान बनने के बाद हस्ताक्षर कर रहे थे। यहाँ पर 1949 में तकरीबन 3 साल, वैसे 2 वर्ष 18 माह 11 दिन था, लेकिन मोटे तौर पर 3 सालों तक चली इस उथल पुथल के बाद संविधान पूर्ण रूप से तैयार कर लिया गया और उस पूर्ण रूप से बने संविधान पर हस्ताक्षर करते हुए सदस्य यहाँ पर देखे जा सकते हैं। संविधान के कुल 11 सत्र हुए, जिनमें 165 दिन बैठकों में गए। सत्रों के बीच विभिन्न समितियां और उप समितियां आदि बनाए गए। उथल पुथल के दौर 1946 से 1948 के बीच जो दौर रहा वो बेहद ही भयावह था। विभाजन की त्रासदी और हिंसा के दौर तकरीबन 5 लाख से ज़्यादा लोग मारे जा चुके थे और 10 लाख से ज़्यादा लोग घायल हुए थे। ये विभिन्न आंकड़ों के अनुसार ये आंकड़े पता चलते हैं। संविधान निर्माण से पहले के साल काफ़ी उथल पुथल वाले थे। यह महान आशाओं का क्षण भी था और भीषण मोहभंग का भी। 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद हुआ, किंतु इसके साथ ही भारत को विभाजित भी किया गया। लोगों की स्मृति में 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन अभी भी जीवित था, जो ब्रिटिश राज के खिलाफ संभवतः सबसे व्यापक जन आंदोलन था। विदेशी सहायता से सशस्त्र संघर्ष के जरिए स्वतंत्रता पाने के लिए सुभाष चंद्र बोस द्वारा किए गए प्रयास भी लोगों को बखूबी याद थे। 1946 के वसंत यानी कि जुलाई अगस्त के समय पर बम्बई तथा अन्य शहरों में रॉयल इंडियन नेवी भारतीय नौसेना के सिपाहियों का विद्रोह भी लोगों को बार बार आंदोलित कर रहा था। लोगों की सहानुभूति सिपाहियों के साथ थी। 40 के दशक के आखिरी सालों में देश के विभिन्न भागों में मजदूरों और किसानों के आंदोलन भी हो रहे थे। व्यापक हिंदू मुस्लिम एकता इन आंदोलनों का एक अहम पहलू था। इसके विपरीत कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों प्रमुख राजनीतिक दल धार्मिक सौहार्द और सामाजिक सामंजस्य स्थापित करने के लिए सुलह सफाई की कोशिश में नाकामयाब होते जा रहे थे। अगस्त 1946 में कलकत्ता में शुरू हुए हिंसा के साथ उत्तरी और पूर्वी भारत में लगभग साल भर तक चलने वाला दंगा फसाद और हत्याओं का लंबा सिलसिला शुरू हो गया। बर्बर हिंसा का यह बेभत्स नाच जनसंहारों के साथ देखने को मिला। 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता दिवस पर आनंद और उम्मीदों का जो माहौल था वह उस समय के लोगों को कभी नहीं भूलेगा। 14 अगस्त 1947 की मध्य रात्रि को संविधान सभा में बोलते हुए जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। इसी समय नेहरू ने अपना वह प्रसिद्ध भाषण दिया था जिसकी शुरुआती पंक्तियां इस प्रकार थी। बहुत समय पहले हमने नियति से साक्षात्कार किया था और अब समय आ चुका है कि हम अपने उस संकल्प को न केवल पूर्ण रूप से या समग्रता में बल्कि उल्लेखनीय रूप से साकार करें। अर्धरात्रि के इस क्षण में जब दुनिया सो रही है, भारत जीवन और स्वतंत्रता की ओर जाग रहा है। इसके साथ ही भारत के सामने कई सारी चुनौतियां थी। भारत के सामने बहुत सारे राजा महाराजाओं की रियासतों के टुकड़ों को जोड़ने का काम था। भारत के सामने एक ऐसा संविधान बनाने का
काम था जो भारत जैसे विशाल देश में लागू किया जा सके और जिसके खिलाफ लोगों के पास कोई बहाने न हो। संविधान सभा का गठन 1945 और 46 के दौरान होने वाले विभिन्न प्रस्तावों से हो रहा था। शुरुआत में समाजवादी भी संविधान सभा से परे रहे क्योंकि वे उसे अंग्रेजों की बनाई हुई संस्था मानते थे। वे मानते थे कि इस सभा का वाकई स्वायत्त होना असंभव है और इन सभी कारणों से संविधान सभा के 82% सदस्य कांग्रेस पार्टी के ही थे, क्योंकि बहुत सारी पार्टियों ने इसका बायकॉट कर दिया था और उन्हें ये लगता था कि यहाँ पर अंग्रेज़ों के द्वारा बनाई गई संविधान सभा में वे हिस्सा नहीं ले सकते, क्योंकि जिनसे वे आज़ादी चाहते हैं वे उन्हीं की व्यवस्थाओं का हिस्सा कैसे बन सकते हैं। यहाँ पर संविधान सभा के अधिवेशन में सरदार वल्लभ भाई पटेल देखे जा सकते हैं, जो स्वतंत्र भारत के पहले गृह मंत्री और पहले उप प्रधानमंत्री भी रहे। संविधान सभा में 300 सदस्य थे। इनमें से 6 सदस्यों की भूमिका सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण थी। इन छह सदस्यों में से 3 जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और राजेंद्र प्रसाद कांग्रेस के सदस्य थे। एक निर्णायक उद्देश्य प्रस्ताव को नेहरू ने पेश किया था। उन्होंने यह प्रस्ताव भी पेश किया था कि भारत का राष्ट्रीय ध्वज केसरिया, सफ़ेद और गहरे रंग की 3 बराबर चौड़ाई वाली पट्टियों का तिरंगा झंडा होगा, जिसके बीच नीले गहरे रंग का चक्र होगा। पटेल मुख्य रूप से पर्दे के पीछे कई महत्वपूर्ण काम कर रहे थे। उन्होंने कई रिपोर्टों के प्रारूप लिखने में खासा मदद की थी और कई परस्पर विरोधी विचारों के बीच सहमति पैदा करने में वे महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे थे। राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अध्यक्ष थे। सभा में चर्चा रचनात्मक दिशा ले और सभी सदस्यों को अपनी बात कहने का मौका मिले, यह उनकी जिम्मेदारी थी। कांग्रेस के इस त्रिगुट के अलावा विख्यात विधिवेत्ता और अर्थशास्त्री B.R. अम्बेडकर भी सभा के सबसे महत्वपूर्ण सदस्यों में से एक थे। यद्यपि ब्रिटिश शासन के दौरान अम्बेडकर कांग्रेस के राजनीतिक विरोधी रहे, परंतु स्वतंत्रता के समय महात्मा गांधी की सलाह पर उन्हें केंद्रीय विधि मंत्री का पद संभालने का न्यौता दिया गया था। इस भूमिका में उन्होंने संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष के रूप में काम किया। उनके साथ 2 अन्य वकील भी काम कर रहे थे। एक गुजरात के K.M. मुंशी थे और दूसरे मद्रास के अल्लादी कृष्णस्वामी अय्यर थे। दोनों ने ही संविधान के प्रारूप में कई महत्वपूर्ण सुझाव देने का काम किया था। इन 6 सदस्यों को 2 प्रशासनिक अधिकारियों ने महत्वपूर्ण सहायता दी थी। इनमें से एक B.N. राव थे। वह भारत सरकार के संवैधानिक सलाहकार थे और उन्होंने अन्य देशों की राजनीतिक व्यवस्थाओं का गहन अध्ययन करके कई चर्चा पत्र तैयार किए थे। दूसरे अधिकारी S.N. मुखर्जी थे। इनकी भूमिका मुख्य योजनाकार की थी। मुखर्जी जटिल प्रस्तावों को स्पष्ट वैदिक भाषा में व्यक्त करने की क्षमता रखते थे। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर के पास सभा में संविधान के प्रारूप को पारित करवाने की जिम्मेदारी थी। इस काम में कुल मिलाकर 3 वर्ष लगे और इस दौरान हुई चर्चाओं के मुद्रित रिकॉर्ड 11 भारी भरकम खंडों में प्रकाशित हुए। यह लंबी मगर दिलचस्प प्रक्रिया थी। संविधान सभा के सदस्यों ने अपने विविध दृष्टिकोण बड़ी सफाई से पेश किए थे। उनकी प्रस्तुतियों में हम भारत के भविष्य से जुड़े कई मुद्दों पर परस्पर विरोधी विचार देख सकते थे। देश के भावी स्वरूप पर, भारतीय भाषाओं, राष्ट्र को कौन सी राजनीतिक और एवं आर्थिक व्यवस्थाएं अपनानी चाहिए, नागरिकों के नैतिक मूल्य कैसे होने चाहिए, कैसे नहीं होने चाहिए, इन सभी मुद्दों पर भी इस सभा का काम चल रहा था। यहाँ पर डॉक्टर B.R. अम्बेडकर को आप हिंदू कोड बिल पर चर्चा करते देख सकते हैं। यहाँ पर जो बैठे हुए आपको ये नज़र आ रहे हैं, यही डॉक्टर B.R. अम्बेडकर हैं। 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा के सामने उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया। यह एक ऐतिहासिक प्रस्ताव था जिसमें स्वतंत्र भारत की संविधान के मूल आदर्शों की रूपरेखा प्रस्तुत की गई थी और वह फ्रेमवर्क सुझाया गया था जिसके तहत संविधान का कार्य आगे बढ़ना था। इसमें भारत को एक स्वतंत्र संप्रभु गणराज्य घोषित किया गया था।
नागरिकों को न्याय, समानता व स्वतंत्रता का आश्वासन दिया गया था और यह वचन दिया गया था कि अल्पसंख्यकों, पिछड़े व जनजातीय क्षेत्रों एवं दलित व अन्य पिछड़े वर्गों के लिए पर्याप्त रक्षात्मक प्रावधान किए जाएंगे। उद्देश्य प्रस्ताव में जो नेहरू जी का प्रसिद्ध भाषण था वह इस प्रकार था। 13 दिसंबर 1946 को अपने प्रसिद्ध भाषण में जवाहरलाल नेहरू ने यह कहा था, मेरे जहन में बार बार वे सारी संविधान सभाएं आ रही हैं जो पहले यह काम कर चुकी हैं। मुझे उस महान अमेरिकी राष्ट्र के निर्माण की प्रक्रिया का ख्याल आ रहा है जहां राष्ट्र निर्माताओं ने एक ऐसे संविधान रच दिया जो इतने सारे सालों, 1.5 सदी से भी ज़्यादा समय तक काल की कसौटी पर खरा उतरा है। उन्होंने एक महान राष्ट्र गढ़ा जो उसी संविधान पर आधारित है। इसके साथ ही मेरी नज़र उस महान क्रांति की ओर जाती है जो 150 साल पहले एक अन्य स्थान पर हुई थी। मुझे उस संविधान सभा का विचार आता है जो स्वतंत्रता के लिए इतने सारे संघर्ष लड़ने वाले पेरिस के भव्य एवं खूबसूरत शहर में जुटी थी। उस संविधान सभा ने कितनी मुश्किलों का सामना किया था और किस तरह राजा व तमाम अन्य अधिकारी उसके रास्ते में रोड़ा बन रहे थे। इतिहास के ये सारे अध्याय बरबस मुझे याद आ रहे हैं। सदन इस बात को याद रखेगा कि जब इस तरह की मुश्किलें आई और जब उन संविधान सभाओं के लिए एक कमरा तक नहीं दिया जा रहा था तो उन्होंने टेनिस के खुले मैदान में सभा की थी और एक शपथ ली थी जिसे टेनिस कोर्ट की शपथ के नाम से जाना जाता है। उन्होंने राजाओं व अन्य ताकतों की रुकावटों के बावजूद अपनी बैठकें जारी रखीं और तब तक वहां से नहीं हिले जब तक उन्होंने अपना काम पूरा नहीं कर लिया था। मुझे विश्वास है कि हम भी उसी शुद्ध भावना से यहाँ इकट्ठे हुए हैं और चाहे हमारी बैठक इस कक्ष में हो या कहीं हो और चाहे खेतों में हो या बाजार में, हमारी बैठकें तब तक जारी रहेंगी जब तक हम अपना पूरा काम नहीं कर लेते। इसके साथ ही मुझे हाल ही की एक क्रांति का विचार आता है जिसमें एक नए किस्म के राज्य का जन्म हुआ। यह रूस की क्रांति थी जिसने दुनिया के एक शक्तिशाली देश के रूप में सोवियत समाजवादी गणराज्य को जन्म दिया। आज यह देश दुनिया में अप्रतिम भूमिका निभा रहा है। यह न केवल दुनिया का ताकतवर देश है बल्कि हमारा पड़ोसी भी है। ये सारे महान प्रयोग हमारे सामने हैं। हमें उनकी सफलताओं से सीखना है और उनकी विफलताओं से बचने का प्रयास करना है। हो सकता है कि हम उन्हीं विफलताओं से बचने में सफल ना हो पाएं क्योंकि किसी भी इंसानी कोशिश में थोड़ी बहुत नाकामी की गुंजाइश तो रहती ही है। परंतु मुझे विश्वास है कि तमाम रुकावटों और कठिनाइयों के बावजूद हम आगे बढ़ेंगे और उस सपने को प्राप्त व साकार करके ही दम लेंगे जिसे हम इतने अरसे से अपने दिलों में संजोए हुए हैं। हमने एक स्वतंत्र संप्रभु गणराज्य की स्थापना का दृढ़ और पवित्र संकल्प लिया है। भारत का संप्रभु होना नियत है, इसका स्वतंत्र होना और गणराज्य होना भी स्वाभाविक है। कुछ मित्रों ने सवाल उठाया है, आपने यहाँ लोकतांत्रिक शब्द क्यों नहीं रखा? मैंने उन्हें कहा कि निसंदेह यह सोचा जा सकता है कि कोई गणराज्य लोकतांत्रिक न हो, परंतु हमारा पूरा इतिहास इस तथ्य का साक्षी है कि हम लोकतांत्रिक संस्थानों के ही पक्षधर हैं। स्वाभाविक है कि हमारा लक्ष्य लोकतंत्र है, लोकतंत्र से कम कुछ भी नहीं। यह लोकतंत्र कैसा होगा, उसकी शक्ल सूरत कैसी होगी, यह एक अलग मसला है। आज के लोकतंत्रों ने दुनिया की प्रगति में जबरदस्त भूमिका निभाई है और उनमें से बहुत सारे यूरोप तथा अन्य स्थानों के देश हैं, परंतु यह संदेहजनक हो सकता है कि अगर उन्हें पूरी तरह लोकतांत्रिक बने रहना है तो न जाने कब उन लोकतंत्रों को अपनी शक्ल सूरत थोड़ी बदलनी पड़ती। मैं आशा करता हूँ कि किसी कथित लोकतांत्रिक देश की एक खास लोकतांत्रिक प्रणाली या किसी संस्थान विशेष की हम सिर्फ नकल करने वाले नहीं हैं। हो सकता है कि हम उससे बेहतर कुछ रच दें। बहरहाल किसी भी सूरत में हम यहाँ जैसी चाहे सरकार बनाएं, वह हमारे लोगों के स्वभाव के अनुरूप और उनको स्वीकार्य जरूर होनी चाहिए। हम लोकतंत्र के हक में हैं। यह इस सदन को तय करना है कि इस लोकतंत्र पूर्णतः
लोकतंत्र का स्वरूप कैसा होगा, सदन इस बात को देख सकता है। यद्यपि इस प्रस्ताव में हमने लोकतांत्रिक शब्द का इस्तेमाल नहीं किया है, क्योंकि हमें लगता है कि यह तो स्वाभाविक ही है कि गणराज्य शब्द में यह शब्द पहले ही निहित होता है। इसलिए हम अनावश्यक और अनुपयोगी शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहते। हमने शब्दों के उपयोग मात्र से कहीं ज़्यादा ध्यान दिया है। हमने इस प्रस्ताव में लोकतंत्र की अंतर्वस्तु प्रस्तुत की है, बल्कि लोकतंत्र की ही नहीं, आर्थिक लोकतंत्र की अंतर्वस्तु प्रस्तुत की है। अन्य सदस्यों को इस बात पर आपत्ति हो सकती है कि इस प्रस्ताव में हमने भारत को एक समाजवादी राज्य बनाने का उल्लेख क्यों नहीं किया है। यह मेरा केवल इतना ही कहना है कि मैं समाजवाद का समर्थक हूँ और मुझे आशा है कि एक दिन भारत भी समाजवाद के पक्ष में होगा और वहीं भारत एक समाजवादी राज्य की स्थापना के मार्ग पर चलेगा। और मुझे पूरा विश्वास है कि एक दिन पूरी दुनिया को इसी मार्ग पर चलना होगा। यहाँ पर वो तस्वीरें आप देख सकते हैं जिनका जिक्र ऊपर अपने उद्देश्य प्रस्ताव में नेहरू जी ने किया। यहाँ पर आप टेनिस कोर्ट की शपथ देख सकते हैं। नेहरू के भाषण के जरिए आप समझ सकते हैं कि जो हमारे संविधान का स्वरूप है वो कैसा रहा और किस तरह हमारी नीतियों का निर्माण हुआ। यहाँ पर आप अंतरिम सरकार 1946 में बनी थी उसके लोगों को देख सकते हैं। यहाँ पर इनके बारे में पढ़िए। जो प्रथम पंक्ति में आपको दिख रहे होंगे बलदेव सिंह, जो आपको सरदार जी इधर पगड़ी वाले दिख रहे हैं, उधर साइड से शुरू करते हैं तो बलदेव सिंह, फिर उनके साइड में जो जेब में हाथ डाले हुए हैं जॉन मथाई साहब, फिर सी राजगोपालाचारी जिनके सर में बाल नहीं हो, जिन्होंने चश्मा लगाया है, फिर जवाहरलाल नेहरू जी, फिर उनके साइड में लियाकत अली, ये वित्त मंत्री थे और ये मुस्लिम लीग के नेता थे। दोस्तों वल्लभ भाई पटेल गृह मंत्री, आई चुंद्रीगर, फिर आसफ अली और फिर लास्ट में आप सी एच भाभा को देख सकते हैं। सी एच भाभा का बहुत ज़्यादा योगदान रहा है भारत में तकनीकी विकास जैसे परमाणु विकास जैसे क्षेत्रों में। और जो द्वितीय पंक्ति में आप देख सकते हैं सबसे शुरू में जो आपको सी राजगोपालाचारी के जस्ट पीछे दिख रहे होंगे जगजीवन राम, फिर उनके साइड में हैं गजनफर अली खान, फिर राजेंद्र प्रसाद जो पगड़ी और मूछ में आपको दिख रहे हैं, फिर काली पगड़ी में आपको सरदार पटेल जी के पीछे अब्दुल निस्तर दिख रहे होंगे। तो दोस्तों ये अंतरिम सरकार थी 1946 से 1948 तक इसने काम किया था, जब तक भारत में जो पूर्ण जनता के द्वारा चुनी हुई सरकार न बन गई तब तक इन्होंने काम किया था। और जब जनता के द्वारा बनी हुई सरकार बनी तो उसमें से बहुत सारे लोग इनमें से हट गए थे। ठीक है, यहाँ पर आप सोमनाथ लाहिड़ी जी का जो भाषण है यहाँ पर देख सकते हैं। उन्होंने यहाँ पर नेहरू जी के भाषण की तारीफ की है और नेहरू ने स्वीकार किया कि ज़्यादातर राष्ट्रवादी नेता एक भिन्न प्रकार की संविधान सभा चाहते थे। एक लिहाज से यह भी सही था कि ब्रिटिश सरकार का उसके गठन में काफ़ी हाथ था और उसने सभा के कामकाज पर कुछ शर्तें भी लगा दी थी। परंतु नेहरू ने कहा, आपको उस स्रोत को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए जहाँ से इस सभा को शक्ति मिल रही है। तो सरकारें सरकारी कागजों से नहीं बनती, सरकार जनता की इच्छा की अभिव्यक्ति होती है। हम यहाँ इसलिए जुटे हैं क्योंकि हमारे पास जनता की ताकत है और हम उतनी उतनी दूर तक ही जाएंगे जितनी दूर तक लोग हमें ले जाना चाहेंगे, फिर चाहे वे किसी भी समूह या पार्टी से संबंधित क्यों न हों। इसलिए हमें भारतीय जनता के दिलों में समाई आकांक्षाओं और भावनाओं को हमेशा अपने ज़हन में, अपने दिमाग में रखना चाहिए और उन्हें पूरा करने का प्रयास करना चाहिए। यहाँ पर आप एडविन मॉन्टेग्यू और चैम्सफोर्ड को देख सकते हैं।
इन्हीं के सुधारों में 1919 के सुधार की रूपरेखा थी, जिसके जरिए प्रांतीय विधायिकाओं में सीमित प्रतिनिधित्व की व्यवस्था को लागू किया गया था। ये दोनों यही थे। जैसे जैसे प्रतिनिधित्व की मांग बढ़ी, अंग्रेजों को चरणबद्ध ढंग से संवैधानिक सुधार करने पड़े। प्रांतीय सरकारों में भारतीयों की हिस्सेदारी बढ़ाने के लिए कई कानून 1909 हो या फिर 1919 हो और 1935 पारित किए गए। 1919 में कार्यपालिका को आंशिक रूप से प्रांतीय विधायिकाओं के प्रति उत्तरदायी बनाया गया और 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के अंतर्गत उसे लगभग पूरी तरह विधायिकाओं के प्रति उत्तरदायी बना दिया गया। जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के तहत 1937 में चुनाव हुए तो 11 में से 8 प्रांतों में कांग्रेस की सरकार बनी थी। इसके बावजूद हम पहले के संवैधानिक बदलावों तथा 1946 से अगले 3 साल के दौरान घटी घटनाओं को स्वाभाविक रूप से एक ही प्रक्रिया का हिस्सा नहीं मान सकते। इससे पहले के संवैधानिक प्रयोग एक प्रतिनिधित्व सरकार के लिए लगातार बढ़ती मांग के जवाब में थे, जबकि विभिन्न कानूनों चाहे 1909 हो, 1919 हो और 1935 हो को पारित करने की प्रक्रिया में भारतीयों की कोई प्रत्यक्ष हिस्सेदारी नहीं थी। उन्हें औपनिवेशिक सरकार ने ही लागू किया था। प्रांतीय निकायों का चुनाव करने वाले निर्वाचन मंडल का दायरा समय के साथ फैलता जा रहा था, लेकिन 1935 में भी यह अधिकारी वयस्क आबादी के 10 से 15% हिस्से तक ही सीमित था। तब तक सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार की व्यवस्था नहीं थी। 1935 के कानून के तरह निर्वाचित विधायिकाओं औपनिवेशिक शासन के ढांचे में काम कर रही थी और अंग्रेजों द्वारा नियुक्त गवर्नर के प्रति उत्तरदायी थी। 13 दिसंबर 1946 को नेहरू जिस कल्पना की बात कर रहे थे वह एक स्वतंत्र संप्रभु भारतीय गणराज्य के संविधान की कल्पना थी। साथ ही यहाँ पर अधिकारों का निर्धारण जनता की इच्छा के अनुसार होना था, उस प्रक्रिया के जरिए होना था जिस प्रक्रिया के जरिए जनता अपने संविधान को चाहती थी। 27 अगस्त 1947 को मद्रास के बी पोकर बहादुर ने पृथक निर्वाचिका बनाए रखने के पक्ष में एक प्रभावशाली भाषण दिया। बहादुर ने कहा कि अल्पसंख्यक सब जगह होते हैं, उन्हें हम चाहकर भी नहीं हटा सकते। हमें ज़रूरत एक ऐसे राजनीतिक ढांचे की है जिसके भीतर अल्पसंख्यक भी औरों के साथ सद्भाव के साथ जी सके और समुदाय के बीच मतभेद कम हो सके। इसके लिए ज़रूरी है कि राजनीतिक व्यवस्था में अल्पसंख्यकों का पूरा प्रतिनिधित्व हो, उनकी आवाज़ सुनी जाए और उनके विचारों पर ध्यान दिया जाए। देश के शासन में मुसलमानों की एक सार्थक हिस्सेदारी सुनिश्चित करने के लिए निर्वाचिका के अलावा कोई रास्ता नहीं हो सकता। बहादुर को लगता था कि मुसलमानों की ज़रूरतों को गैर मुसलमान अच्छी तरह नहीं समझ सकते, ना ही अन्य समुदाय के लोग मुसलमानों का कोई सही प्रतिनिधि चुन सकते हैं। यहाँ पर आप 1946 में जाड़ों जो मतलब कि ठंड के दौरान भारतीय नेता एटली के साथ वार्ता करने के लिए लंदन गए थे। क्लीमेंस एटली जो उस समय पर इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे। इन वार्ताओं को कोई नतीजा नहीं निकला। आपको बाएं में जो चश्मा वाले काली टोपी वाले भाई साहब दिख रहे होंगे वो लियाकत अली है। बीच में जिनके हाथ में फूल माला है वो मोहम्मद अली जिन्ना है। उनके साइड में जो पगड़ी वाले हैं वो बलदेव सिंह हैं और इधर जो एक अंग्रेज व्यक्ति खड़े हैं ये पैथिक लॉरेंस हैं। पृथक निर्वाचिका की हिमायत में दिए गए इस बयान से ज़्यादातर राष्ट्रवादी भड़क गए। इसके बाद जो गर्मागर्म बहस चली उसमें इस मांग के खिलाफ तरह तरह के तर्क दिए गए। ज़्यादातर राष्ट्रवादियों को लग रहा था कि पृथक निर्वाचिका की व्यवस्था लोगों को बांटने के लिए अंग्रेजों की चाल थी। आर.बी. धुलेकर ने बहादुर को संबोधित करते हुए कहा था, अंग्रेजों ने संरक्षण के नाम पर अपना खेल खेला। इसकी आड़ में उन्होंने तुम्हें
अल्पसंख्यकों का फुसला लिया, तुम्हें यानी कि अल्पसंख्यकों को फुसला लिया। अब इस आदत को छोड़ दो, अब कोई तुम्हें बहकाने वाला नहीं है। विभाजन के कारण तो राष्ट्रवादी नेता प्रत्यक्ष निर्वाचिका के प्रस्ताव पर और भड़कने लगे थे। उन्हें निरंतर गृहयुद्ध, दंगे और हिंसा की आशंका दिखाई देती थी। सरदार पटेल ने कहा था कि प्रत्यक्ष निर्वाचिका एक ऐसा विषय है जो हमारे देश की पूरी राजनीति में समा चुका है। उनकी राय में यह एक ऐसी मांग थी जिसने एक समुदाय को दूसरे समुदाय से भिड़ा दिया, राष्ट्र के टुकड़े कर दिया, रक्तपात को जन्म दिया और देश के विभाजन का कारण बनी। पटेल ने कहा था, क्या तुम इस देश में शांति चाहते हो? अगर चाहते हो तो यानी कि इस पृथक निर्वाचन के सपने को पुनः छोड़ दो। यहाँ पर पृथक निर्वाचन पर अंग्रेजों का पूरा अंग्रेजों के खिलाफ जो पटेल साहब का भाषण था, आप यहाँ पर इसे पढ़ सकते हैं। दोस्तों, अगर हम आगे और बढ़ते हैं तो ऐसी ही बहुत सारी बातें हैं। गोविंद बल्लभ पंत का जो अल्पसंख्यकों के प्रति निर्वाचक मंडल है उसके प्रति यहाँ पर जो बयान है वो देख सकते हैं। गोविंद बल्लभ पंत का जो आगे का बयान है वो आप यहाँ देख सकते हैं। यहाँ पर एन.जी. रंगा जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तुत किए गए उद्देश्य प्रस्ताव का स्वागत करते हुए एन.जी. रंगा का बयान आप यहाँ पर देख सकते हैं। एन.जी. रंगा ने आम जनता और संविधान सभा में उसके प्रतिनिधित्व का दावा करने वालों के बीच मौजूद विशाल खाई की ओर भी ध्यान आकर्षित कराया। उन्होंने पूछा, हम किसका प्रतिनिधित्व कर रहे हैं? अपने देश की आम जनता का, और इसके बावजूद हम में से ज़्यादातर लोग उस जनता का हिस्सा नहीं हैं। हम उनके लिए काम करना चाहते हैं, लेकिन जनता कुछ संविधान तक नहीं पहुंच पा रही है। इसमें कुछ समय लग सकता है। तब तक हम यहाँ उनके ट्रस्टी हैं, उनके हिमायती हैं और उनके पक्ष में आवाज़ उठाने का भरसक प्रयास कर रहे हैं। रंगा ने आदिवासियों को भी ऐसे ही समूहों में गिनाया था। दोस्तों, यहाँ पर दलितों के नेताओं का क्या विचार था वह भी जानना ज़रूरी है। हमें हजारों सालों तक दबाया गया। दोस्तों, अभी तक हम दूसरे फैक्ट्स के संविधान के विषय में पढ़ते थे तो हम क्या पढ़ते थे, ये बैठक कब हुई, कब तक अधिवेशन चले, कौन सा अधिवेशन कब चला, 11 अधिवेशन हुए तो बताओ कौन सा अधिवेशन कब तक रहा, किस समिति का अध्यक्ष कौन था, किस में कौन शामिल था, किस में कौन नहीं था, यही जानते थे। लेकिन अब इस अध्याय में हम क्या पढ़ रहे हैं, हम उनके बयान पढ़ रहे हैं जिससे हमें उस समय के नेताओं का नज़रिया पता चलेगा और हमारे संविधान की जो मूल भावना है उसका पता चलेगा। इसलिए इस अध्याय को लगातार सुनते रहना बेहद ज़रूरी है। आगे बढ़ते हैं। हमें हजारों साल तक दबाया गया है। संविधान में दमित जातियों यानी कि जो डिस्परेट कास्ट हैं के अधिकारों को किस तरह परिभाषित किया जाए। राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान अंबेडकर ने दमित जातियों के लिए पृथक निर्वाचिकाओं की मांग की थी, जिसका महात्मा गांधी ने यह कहते हुए विरोध किया था कि ऐसा करने से ये समुदाय स्थायी रूप से शेष समाज से कट जाएंगे। संविधान सभा इस विवाद को कैसे हल कर सकती थी? दमित जातियों को किस तरह की सुरक्षा दी जा सकती थी? दमित जातियों के कुछ सदस्यों का आग्रह था कि अस्पृश्यों यानी कि अछूतों की समस्या को केवल संरक्षण और बचाव के जरिए हल नहीं किया जा सकता। उनकी अपंगता के पीछे जाति विभाजित समाज के सामाजिक तौर पर खुद से दूर समाज ने उनकी सेवाओं और श्रम का इस्तेमाल किया है, परंतु उन्हें सामाजिक तौर पर खुद से दूर रखा है। अन्य जातियों के लोग उनके साथ घुलने मिलने से कतराते हैं, उनके साथ खाना नहीं खाते और उन्हें मंदिरों में जाने नहीं दिया जाता। मद्रास के सदस्य जय नागप्पा ने कहा था, हम सदा कष्ट उठाते रहे हैं,
पर अब और कष्ट उठाने को तैयार नहीं है। हमें अपनी जिम्मेदारी का एहसास हो गया है। हमें मालूम है कि अपनी बात कैसे मनवानी है। नागप्पा ने कहा कि संख्या की दृष्टि से हरिजन अल्पसंख्यक नहीं है। आबादी में उनका हिस्सा 20 से 25% है। उनकी पीड़ा का कारण यह है कि उन्हें बाकायदा समाज व राजनीति के हाशिए पर रखा गया है। उसका कारण उनकी संख्यात्मक महत्वहीनता नहीं है। उनके पास न तो शिक्षा की पहुंच थी और न ही शासन में हिस्सेदारी। सवर्ण बहुमत वाली संविधान सभा को संबोधित करते हुए मध्य प्रांत की श्री के.जे. खंडेलकर ने कहा था, हमें हजारों साल तक दबाया गया, इस हद तक दबाया गया कि हमारे दिमाग, हमारी देह यानी हमारे शरीर काम नहीं करती और अब हमारा हृदय भी भाव शून्य हो चुका है। ना ही हम आगे बढ़ने के लायक रह गए हैं। यही हमारी स्थिति है। दोस्तों, बम्बई की हंसा मेहता ने महिलाओं के लिए न्याय की मांग की, आरक्षित सीटों की नहीं और न ही पृथक चुनाव क्षेत्र की। उन्होंने कहा, हमने विशेषाधिकार कभी नहीं मांगे। हमने सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय की मांग की है। हमने उस बराबरी की मांग की है जिसके बिना पारस्परिक आदर और समझ नहीं बन सकती, जिसके बिना पुरुष और महिला के बीच वास्तविक सहयोग संभव नहीं है। राज्य की शक्तियों के विषय में अब यहाँ पर हम आते हैं। अभी हमने दलितों के विषय में बात की, उससे पहले हमने जो भारत की नीतियाँ हैं उस पर बात की कि भारत में समाजवाद हो या फिर किस किस का प्रभाव दिखा। अब हम यहाँ पर राज्य का जो किस तरह से स्ट्रक्चर है, राज्य का निर्माण है, वो देखते हैं। संविधान सभा में इस बात पर काफ़ी बहस हुई कि केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के क्या अधिकार होने चाहिए। जो लोग शक्तिशाली केंद्र के पक्ष में थे उनमें जवाहरलाल नेहरू भी थे। संविधान सभा के अध्यक्ष के नाम लिखे पत्र में उन्होंने कहा था, जबकि विभाजन एक हकीकत बन चुका है, एक दुर्बल केंद्रीय शासन की व्यवस्था देश के लिए हानिकारक होगी, क्योंकि ऐसा केंद्र शांति स्थापित करने में, आम सरोकारों के बीच समन्वय स्थापित करने में और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पूरे देश के लिए आवाज़ उठाने में सक्षम नहीं होगा। संविधान के मसौदे के विषय में 3 सूचियां बनाई गई थी, केंद्रीय सूची, राज्य सूची और संबंधी सूची। पहली सूची के विषय केवल केंद्र सरकार के अधीन होने थे, जबकि दूसरी सूची के विषय केवल राज्य सरकारों के अंतर्गत आते। तीसरी सूची के विषय केंद्र और राज्य दोनों की साझा जिम्मेदारी थे, परंतु अन्य संघों की तुलना में बहुत ज़्यादा विषयों को केवल केंद्रीय नियंत्रण में रखा गया था। संबंधी सूची में भी प्रांतों की इच्छाओं की उपेक्षा करते हुए बहुत ज़्यादा विषय रखे गए। खनिज पदार्थों तथा प्रमुख उद्योगों पर भी केंद्र सरकार को ही नियंत्रण दिया गया। अनुच्छेद 356 में गवर्नर की सिफारिश पर केंद्र सरकार को राज्य सरकार के सारे अधिकार अपने हाथ में लेने का अधिकार दे दिया। संविधान में राजकोषीय संघवाद की भी एक जटिल व्यवस्था बनाई गई। कुछ करों जैसे सीमा शुल्क और कंपनी कर से होने वाली सारी आय केंद्र सरकार के पास रखी गई। कुछ अन्य मामलों में जैसे आयकर और आबकारी शुल्क में होने वाली आय और केंद्र सरकारों के राज्य और केंद्र सरकारों के बीच बांटी गई तथा अन्य मामलों से होने वाली आय जैसे राज्य स्तरीय शुल्क पूरी तरह राज्यों को सौंप दिए गए। राज्य सरकारों को अपने स्तर पर भी कुछ अधिभार और कर वसूलने का अधिकार दिया गया। उदाहरण के लिए वे जमीन और संपत्ति कर, बिक्री कर, बोतलबंद शराब पर अलग से कर वसूल सकते थे। यहाँ पर ये समस्या भी थी कि क्या केंद्र मजबूत हो रहा है या फिर राज्य मजबूत हो रहा है। तो यहाँ पर देखते हैं राज्य के अधिकारों की सबसे अधिक शक्तिशाली हिमायत मद्रास के सदस्य के संतनम ने पेश की। उन्होंने कहा
कि न केवल राज्यों को बल्कि केंद्र को मजबूत बनाने के लिए भी शक्तियों का पुनर्वितरण जरूरी है। यह दलील एक जिद सी बन गई है कि तमाम शक्तियों केंद्र को सौंप देने से वह मजबूत हो जाएगा। संतनम ने कहा कि यह गलत फहमी है। अगर केंद्र के पास ज़रूरत से ज़्यादा जिम्मेदारियां होंगी तो वह प्रभावी ढंग से काम नहीं कर पाएगा और उसके कुछ दायित्व में कमी करने से और उसे राज्यों को सौंप देने से केंद्र ज़्यादा मजबूत हो जाएगा। इसके बाद अगर हम और देखें तो इसी तरह की चीज़ें चलती रहीं और इसी तरह के बयान चलते रहे। आज हमें एक शक्तिशाली सरकार की आवश्यकता है, उस समय लोगों ने सोचा और किस तरह उन्होंने शक्तिशाली सरकार बनाने की ओर कार्य किया, ये देखते हैं। प्रांतों के लिए अधिक शक्तियों की मांग से सभा में तीखी प्रक्रिया आने लगी। शक्तिशाली केंद्र की जरूरत और असंख्य अवसरों पर रेखांकित किया जा चुका था। अंबेडकर ने घोषणा की थी कि वह एक शक्तिशाली और एकीकृत केंद्र चाहते हैं। 1935 के गवर्नमेंट एक्ट में हमने जो केंद्र बनाया था उससे भी ज़्यादा शक्तिशाली केंद्र वे चाहते थे। सड़कों पर हो रही जिस हिंसा के कारण देश टुकड़े टुकड़े हो रहा था उसका हवाला देते हुए बहुत सारे सदस्यों ने बार बार यह कहा कि केंद्र की शक्तियों में भारी इजाफा होना चाहिए ताकि वह सांप्रदायिक हिंसा को रोक सके। प्रांतों के लिए अधिक शक्तियों की मांग का जवाब देते हुए गोपालस्वामी अय्यर ने जोर देकर कहा था कि केंद्र ज़्यादा से ज़्यादा मजबूत होना चाहिए। संयुक्त प्रांत के एक सदस्य बालकृष्ण शर्मा ने विस्तार से इस बात पर प्रकाश डाला कि एक शक्तिशाली केंद्र का होना जरूरी है ताकि वह देश के हित में योजना बना सके, उपलब्ध आर्थिक संसाधनों को जुटा सके, एक उचित शासन व्यवस्था स्थापित कर सके और देश को विदेशी आक्रमण से बचा सके। विभाजन से पहले कांग्रेस ने प्रांतों को काफ़ी स्वायत्तता देने पर अपनी सहमति व्यक्त की थी। कुछ हद तक यह मुस्लिम लीग को इस बात का भरोसा दिलाने की कोशिश थी कि जिन प्रांतों में लीग की सरकार बनी है वहां दखल अंदाजी नहीं की जाएगी। बंटवारे को देखने के बाद ज़्यादातर राष्ट्रवादियों की राय बदल चुकी थी। उनका कहना था कि अब एक विकेंद्रीकृत संरचना के लिए पहले जैसे राजनीतिक दबाव नहीं बचे हैं, यानी कि समस्याओं का समाधान तभी हो सकता था, राष्ट्र तभी बेहतर तरीके से चल सकता था जब एक मजबूत केंद्र होता। इसी के साथ इस वीडियो को मैं यहाँ पर विराम दे रहा हूँ। अगले भाग में हम इस चैप्टर को पूरा करेंगे, राष्ट्र की भाषा से हम शुरुआत करेंगे। तो दोस्तों इंतज़ार रहेगा आपके इस अध्याय के दूसरे भाग में मौजूद होने का। फिर मिलेंगे अपने किसी और वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।